नमस्कार। मोटर व्हीकल रेगुलेशन से रिलेवेंट आज ऐसा मैं नया टॉपिक में लेकर आया हूँ। रजिस्ट्रेशन ऑफ इंपोर्टेड व्हीकल, यानी कि जो व्हीकल भारत में नहीं बनते हैं, यानी कि विदेशों में जो व्हीकल बनते हैं, उन व्हीकल को जब इंपोर्ट किया जाता है किसी डीलर के द्वारा, किसी इंपोर्टर के द्वारा या किसी इंडिविजुअल के द्वारा, तो उन व्हीकल का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा, क्योंकि और जो इंपोर्टेड व्हीकल होते हैं उनके लिए कुछ प्रोविजंस अलग है। वो क्या प्रोविजन है, क्या इनका रजिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर हो सकता है, अगर इंडिया में रजिस्ट्रेशन होता है तो उनके लिए क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होगी, उसके बारे में आज अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो इंपोर्टेड व्हीकल होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन भारत के अंदर किस प्रकार से किया जाता है और मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर इनके क्या क्या प्रोविजंस है। मैं कैलाश शर्मा, मोटर इंस्पेक्टर। अगर पूर्व के मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे हैं या फिर मेरे चैनल पर आप प्रथम बार आए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि इनसे संबंधित और भी जो कोई इंटरेस्टिंग वीडियो है, लर्निंग वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो है, तुरंत आपको मिल सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ इंपोर्टेड व्हीकल, यानी कि आयातित वाहनों का पंजीयन। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर क्या प्रोविजन है इनके रजिस्ट्रेशन के, उसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन फॉर इंपोर्टिंग, यानी कि इंपोर्टिंग के लिए आयात करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए क्या कंडीशन दे रखी है, कि किन व्हीकल्स को, कितने व्हीकल्स को कैसे इंपोर्ट करना है आपको। तो सबसे पहला प्रोविजन है मैक्सिमम यूनिट सेल फॉर M1 और L इज 2500 यूनिट्स एंड अदर कैटेगरी 500 यूनिट्स एनुअली। यानी कि कोई भी जो एक विशेष व्हीकल कंपनी का व्हीकल है, उस कंपनी का व्हीकल अगर वो M1 कैटेगरी का व्हीकल है या फिर वो L कैटेगरी का व्हीकल है, तो उस व्हीकल की साल के अंदर अधिकतम 2500 व्हीकल, 2000 और 500 व्हीकल ही इंपोर्ट कर सकते हैं, उनका ही रजिस्ट्रेशन होगा। अगर इन दोनों कैटेगरी के अलावा है M1, यानी सिंपल अपन जैसे कह सकते हैं M1 जो निजी कारें होती है उन कारों के लिए और 9 सीटर तक, और L है, L होता है यानी टू व्हीलर को कहते हैं। तो इनके अलावा अगर कोई अन्य व्हीकल है, यानी ट्रक, बस वगैरह, कोई क्रेन वगैरह, जो भी और भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वगैरह, अगर उनकी यूनिट 500 है एक साल के अंदर, इससे ज्यादा यूनिट को अपन इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उस कंपनी को अगर यूनिट यहाँ पे सेल करता है, यानी 2500 और 500 से ज्यादा यूनिट सेल करता है, तो उस कंपनी को अपना संयंत्र, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाना पड़ेगा, अदरवाइज उसको सेल नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले तो है उसकी सीमा, ठीक है ना, 2500 M1 और L1 कैटेगरी के लिए, अदर के लिए 500। नेक्स्ट, व्हीकल शुड बी राइट हैंड स्टीयरिंग कंट्रोल बट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में हैव स्टीयरिंग कंट्रोल ऑन आइदर ऑफ साइड। यानी कि जैसे कि भारत के अंदर जो वाहन बनते हैं सभी की जो स्टीयरिंग होता है वो राइट साइड का होता है ना। तो इसी प्रकार जो इंपोर्टेड व्हीकल होता है उनका स्टीयरिंग भी राइट हैंड कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के अंदर केवल छूट दे रखी है, उसमें लेफ्ट हैंड व राइट हैंड कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है व्हीकल में इन फॉर्म ऑफ कंप्लीटली बिल्ड यूनिट और नॉक्ड डाउन यूनिट, यानी कि कंप्लीटली बना बनाया आ सकता है या नॉक्ड बिल्ड, यानी कि यहाँ पे आके असेंबल किया जा सकता है। दोनों फॉर्म के अंदर व्हीकल को इंपोर्ट किया जा सकता है। इफ ओल्ड व्हीकल, यूज्ड व्हीकल शुड नॉट ओल्डर देन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी कि कोई ऐसा व्हीकल है जो पुराना व्हीकल है, ऑलरेडी कहीं वो विदेश के अंदर पंजीयन हो रखा है, उस व्हीकल को अगर कोई इंपोर्ट करता है तो वह व्हीकल को अपने मैन्युफैक्चरिंग दिनांक से 3 वर्ष से पुराना वह व्हीकल नहीं होना चाहिए। उससे पुराना व्हीकल अपन इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही उसका यहाँ पे पंजीयन होगा। ये ओल्ड व्हीकल के लिए, यूज्ड व्हीकल के लिए। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेटेड इंपोर्टर, जो व्हीकल को इंपोर्ट कर रहा है वह भारत सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त इंपोर्टर है वह इंपोर्टर होना चाहिए, यानी कि जो उसको इंपोर्ट लाइसेंस वगैरह जो भी गवर्नमेंट का है वो लिया हुआ होना चाहिए, तभी वो इंपोर्ट कर सकता है। आल्सो एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ कस्टम ड्यूटी पेमेंट एंड क्लियरेंस फ्रॉम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT, यानी कि उसके अलावा DGFT के जो भी नियम कायदों के तहत उसको जो कस्टम ड्यूटी है या और भी जो गवर्नमेंट की लेवीज है उन सबको वो क्लियरेंस उसका साथ में होना चाहिए। क्लियरेंस के बाद ही उसका रजिस्ट्रेशन होगा, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये जो मुख्य मुख्य बातें हैं जो एक्ट के अंदर प्रोविजन दे रखा है इंपोर्टेड व्हीकल का, उनके बारे में मैंने बताने की यहाँ पे कोशिश की है। नेक्स्ट है
कंप्लायंस ऑफ इंडियन एवी एक्ट एंड रूल। अब जैसे आपको पता है कि जो भारत के अंदर कोई भी वाहन बनता है ना, वाहन बनने से पहले उसके जो रूल 126 के अंदर जो टेस्टिंग एजेंसी है, उस टेस्टिंग एजेंसी से उसको एक टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट जो रूल 126 ए के अंदर में दे रखे प्रोविजंस, उसके तहत उसको टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उसके बाद ही उस वाहन का निर्माण किया जा सकता है, अदरवाइज उस वाहन का निर्माण नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार अगर कोई इंपोर्टेड व्हीकल है, अब उसके लिए ये क्या शर्तें होगी कि भाई वो उस टेस्टिंग एजेंसी से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है या नहीं है। ऐसे टेस्टिंग सर्टिफिकेट अनिवार्य तो है ही है, लेकिन अगर इफ ए पार्ट सबसे पहले कंप्लायंस ऑफ इंडियन एमवी एक्ट एंड रूल रूल 92(3) ऑफ सीएमवीआर के अंदर दे रखा है, क्या दे रखा है, इफ ए पार्ट component or assembly is compliant with the international standard, namely EEC or ECE or Japanese, the compliance of such vehicle shall be deemed to be established for sale and registration under Rule 47 by a certificate of compliance for their relevant standard issued by an authorized agency or accredited सर्टिफाइड एजेंसी। यानी कि अगर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जैसे कि ईसीई, ईसी, ईसीई और जैपनीज, अगर वो इन स्टैंडर्ड की कंप्लायंस करता है तो उस कंप्लायंस का सर्टिफिकेट उसके साथ में होना चाहिए, और इन कंप्लायंस को जो इंडियन के स्टैंडर्ड है ना, उसके इक्विवेलेंट टू मान के इनका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है हाउ टू रजिस्टर। अब इन व्हीकल को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यानी कि इनका पंजीयन कैसे करना है, पंजीयन के लिए क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता होगी, वो अब यहाँ पे अपन देखते हैं। रूल 4715H के अंदर इसकी पंजीयन के बारे में बता रखा है। क्या है, सेम प्रोसीजर एज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यानी कि जो इंपोर्टेड व्हीकल होता है, इंपोर्टेड व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग का सेम प्रोसीजर है जैसा कि प्रोसीजर जो इंडिया में व्हीकल बनते हैं, उन व्हीकल के समान ही इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है। इसके अंदर सबसे पहले इनवॉइस की कॉपी चाहिएगी आपको, जैसे कि भारत के अंदर बनता है उनमें जाएगी। सेल सर्टिफिकेट चाहिएगा, फॉर्म 21 सेल सर्टिफिकेट या तो जो इंपोर्टर है वो देगा या मैन्युफैक्चर देगा। उसके बाद रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट फॉर्म 22 इश्यूड बाय इंपोर्टर, इंपोर्टर के द्वारा फॉर्म 22 जारी किया जाएगा कि इंडिया के अंदर जो भी उसके पोल्यूशन और नॉइस के नॉर्म्स है वो सारे ये फुलफिल करता है। जो रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट है वो फॉर्म 22 जारी किया जाएगा। उसके बाद कस्टम क्लियरेंस सर्टिफिकेट अलोंग विद द लाइसेंस एंड बॉन्ड। उसके बाद कस्टम का क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जैसे भी मैंने कहा था, डीजीएफसी जो है उसके द्वारा जो भी क्लियरेंस है उसका क्लियरेंस का सर्टिफिकेट साथ में होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ हो जाएगा और इंश्योरेंस की कॉपी हो जाएगी। ये जो डॉक्यूमेंट साथ में होंगे तो उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नॉर्मल की जैसे रजिस्ट्रेशन होता है उस प्रकार से इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब है मोटर व्हीकल टैक्स और इंपोर्टेड व्हीकल। अब इनके ऊपर टैक्स, जैसे मैंने अपने पूर्व के वीडियो में भी कहा है, जो मोटर व्हीकल टैक्स है वो टैक्स मैटर स्टेट मैटर होता है। हर एक स्टेट का मोटर व्हीकल टैक्स अलग अलग होता है, उनके अलग अलग स्लैब होते हैं, अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट होते हैं और अलग अलग सारे टैक्स के तरीके होते हैं। तो यह स्टेट पे डिपेंड करेगा कि उस पर कितना टैक्स लगाया जाए इंपोर्टेड व्हीकल के ऊपर। ऐसे कितना टैक्स लगाया जाए, जैसे एमवी टैक्स एज पर स्टेट टैक्सेशन एक्ट, यानी उसके स्टेट का टैक्सेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग टू उसका मोटर व्हीकल टैक्स हो जाएगा। ऐसे मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान स्टेट की, तो राजस्थान स्टेट के अंदर टैक्स रेट आर सेम एज व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बट परचेज प्राइस विल बी इन इंडियन करेंसी इंक्लूडिंग फ्राइट टैक्सेस एंड ड्यूटीज लेविड एट द टाइम ऑफ इट्स इंपोर्ट इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि जो टैक्स रेट है जो भारत के अंदर वाहन बिकते हैं उन्हीं वाहन के समान ही टैक्स रेट है, अलग से कोई टैक्स रेट नहीं है। लेकिन जो इसकी इनवॉइस प्राइस होगी, इनवॉइस प्राइस के अंदर गाड़ी की कीमत के अलावा उसका फ्राइट, यानी कि जैसे गाड़ी अगर कोई यूके से लेके इंडिया आ रही है तो यूके से इंडिया आने में उसका किराया कितना लगा वो किराया साथ में इंक्लूड होगा। इसके अलावा जो कस्टम ड्यूटीज वगैरह है और भी जो है कस्टम के से रिलेवेंट सारी ड्यूटीज अगर वो लगती है तो सारी ड्यूटीज इंक्लूड होने के बाद उसकी जो प्राइस होगी उस प्राइस के ऊपर इसका टैक्स का कैलकुलेशन होगा। तो साथियों, ये थी जो इंपोर्टेड व्हीकल होता है, इंपोर्ट व्हीकल का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जाता है
उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।